हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कैब, दैट इज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये है क्या आखिरकार और इसने क्या काम किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं। पहली बात, ये एक सेंट्रल की एडवाइजरी बॉडी है। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, मतलब पूरे के पूरे इंडिया की। दूसरी बात, ये है एडवाइजरी बॉडी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडवाइजरी का मतलब क्या होता है। देखिए, एडवाइजरी का मतलब होता है एडवाइस करने वाली। अगर कोई भी चीज, कोई भी नई चीज लागू करनी है या कुछ भी करना है तो इस क्या करा जाता है, बहुत सारी कमिटीज बिठाई जाती हैं, उसके थ्रू ये सारी चीजें लाई जाती हैं। तो ये एडवाइजरी बॉडी है। और साथ ही साथ ये सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट और बहुत ही ज्यादा जरूरी क्या है, एडवाइजरी बॉडी है इंडिया की। ये सबसे पहले जब स्टैब्लिश हुई थी ये 1920 में, 1920 में क्या हो गए थे, पहले ये स्थापित हो गई थी, पर फिर कुछ कारणवश 1923 में भंग हो गई थी एंड डिसॉल्व्ड इन 1923 एज अ मीजर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से क्या हो गया, ये भंग हो गई थी। इट वॉज रिवाइव्ड इन 1935, दोबारा से 1935 में अस्तित्व में आई और उसके बाद से अब तक क्या है, चलती चली जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इसका ओरिजिन क्या था, ओरिजिन ऑफ द बोर्ड क्या है। तो देखिए, द आइडिया डेट देयर शुड बी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराने टाइम की बात है। जिस टाइम की ये बात है, सबसे ज्यादा सुनी या सबसे ज्यादा मानी जानी उस टाइम पे यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने 1917 से 1909 में तक ये जो काम चला है कमीशन का, उस टाइम पे उन्होंने ऐसा सोचा कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, कुछ चीजें, हमारे जो एम्स हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं एजुकेशन की पॉलिसी से रिलेटेड, वो प्राप्त करने के लिए हमें एक ना एक, कुछ ना कुछ क्या करनी चाहिए, एक एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो कुछ एक एडवाइसरी बॉडी की जरूरत है, जिसके लिए ये एडवाइसरी बॉडी के तौर पे पहले प्रस्ताव सोचा गया। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। उन्होंने डिसाइड किया कि एजुकेशन जो है उसको हम किस तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो अगर पूरे ओवरऑल गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर एजुकेशन पे रहेगा तो फिर गवर्नमेंट को तो अन्य काम भी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक पर्टिकुलरली ऐसी बॉडी बनाई जाए जिसका काम सिर्फ क्या हो, वो एक एडवाइजरी बॉडी हो, जिसका काम क्या हो, जितनी भी पॉलिसीज वगैरह, जितनी भी नई चीजें वगैरह इंप्लीमेंट करनी थी उस टाइम पे एजुकेशन के अंदर, वो काम वो कर सके। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सारी फ्यूचर में हमारी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कहा कि इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, इसके लिए ऑर्डर दिए कि इसको लागू कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन जो थी कि इसे लागू कर देना चाहिए, तो ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत करके इन्होंने क्या किया, 1920 में सेटअप तैयार किया और इस बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बनाने के लिए खुश हो गए, राजी खुशी काम हो गया। लेकिन उस टाइम पे जो चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया कि ठीक है 1920 में कि हाँ हमें ज़रूरत है एजुकेशन पॉलिसीज बनाने के लिए, एजुकेशन को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे नए नए सुधार शिक्षा में किए जा सकते हैं। उस टाइम पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर क्या करा, इस पे काम किया। लेकिन ये उस टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे देश में हमारे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, उतना पैसा नहीं था कि, देखिए शिक्षा के स्तर को अगर आपको बढ़ाना है तो खाली आप एक ही चीज़ पे, गुणवत्ता का मतलब क्या है, गुणवत्ता का मतलब है कि बच्चे का तो सुधार हो साथ में टीचर की स्थिति भी सुधरी होनी चाहिए। क्योंकि टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहा है, अगर वो सही मेंटली प्रिपेयर है और वो अच्छे से पढ़ रहा है और उसको फाइनेंशियली इकोनॉमिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सही रहेगा। और ऊपर से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश की, अगर देश फाइनेंशियली सही है तब जाके तो वो टीचर को प्रोवाइड करेगा, तब जाके टीचर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल जो सिस्टम हमारा चलता है, उस टाइम पे क्या हुआ, ये एक अच्छी डील नहीं साबित हुई, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, पैसा क्या था हमारे देश के पास, इतना नहीं था, जिस वजह से क्या होगी 1923 में अबॉलिश कर दी गई, हटा दी गई, भंग हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं रिवाइवल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड। दोबारा से ये बोर्ड कैसे आया और रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया गया, उसकी बात करते हैं। तो लगभग अगले 12 साल के लिए जैसे ये भंग हुआ ना, तो अगले 12 साल के लिए, देखिए आपको मैंने बताया था 1920 में जब ये सेटअप हुआ, उसके बाद 1923 में क्या हो गया था, भंग हो गया था, 3 साल के बाद ही ये भंग हो गया था। फिर लगभग आपके 12 साल तक कोई सेंट्रल बॉडी थी नहीं इंडिया में। मतलब अगर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड फैसले लेने होते थे तो कुछ भी आपस में मिलवा के ये सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह
कर लेती थी। कोई एक सही से बॉडी जो एडवाइस करेगी, जो सही से बताएगी कि शिक्षा में इतना % जीडीपी का खर्च होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था। तो लेकिन ये जो था लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का रिग्रेट रहा, उनको महसूस होता रहा कि हाँ, ये जो हमारा बोर्ड था, जिसको हमने जो हमारा बोर्ड हमारा ये डिसकंटिन्यू हो गया है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है लगातार ना रहना, जो हट जाता है। अब देखिए हट गया, तो इसलिए फिर रिपोर्ट थी हार्टोग कमेटी की। हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट आई किसमें? 1923 में। इसके बाद हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट आई थी आपकी 1928 में, जिसमें कि ऑब्जर्व किया गया ये जो डाइवोर्स हुआ था किसके बीच में? इंडिया और एजुकेशन के बीच में। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, ये थोड़ा हंसाने के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है कि ध्यान रखिएगा 1928 में आई हार्टोग कमेटी में, जिसमें बात की गई कि यार एजुकेशन का जो मामला चल रहा है किसके साथ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बनाना। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन होगा तो देखिए खास तौर पे एडवाइजरी बॉडी तो वो एडवाइस करती रहेगी कि शिक्षा में क्या क्या सुधार किया जा सकता है। जैसे कि आपको याद होगा, सब आप शुरुआत से आगे देखिए, सबसे पहले आपकी जो पॉलिसी आई राधा कृष्ण मिशन आया, उसके बाद आपके अलग अलग तरीके की पॉलिसीज आई, जैसे कि आपका मुदालियर आया 1952 में, मुदालियर आया, फिर 1964 से 66 आपका कोठारी आयोग आया, उसके बाद 1968 में आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, फिर 1986 में दोबारा आई, 1992 में जो आपकी 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें सुधार किया गया। तो उसके बाद आपने देखा फिर आपका एनसीएफ आया 2005 में। मतलब ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ के ही अंदर। उसके बाद आपका क्या किया गया है? एनईपी आपकी 2020 आई, जो कि उसके बाद आपका लास्ट में क्या आया है? एनसीएफ 2022। तो इतने ज़्यादा सुधार के स्तर कैसे किए गए हैं? तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए होती है? एक एडवाइजरी बॉडी चाहिए होती है, जिसकी रिकमेंडेशन पे और उसको और विभाग भी क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे इतनी कमियां हैं, उसको फॉलो करने के लिए ये काम यहाँ पे को होते हैं। तो याद रखिएगा 1935 में क्या हो गई? दोबारा से रिवाइव हो गई। दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 1920 में सबसे पहले ये बनी, 3 साल तक चली, 3 साल तक इसका कार्यकाल रहा। 1923 में ये क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। ठीक है। उसके बाद 1928 में हार्टोग कमेटी ने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं एजुकेशन से रिगार्डिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, तो उसलिए उन्होंने ये सोचा कि इसका परिणाम ये कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक एडवाइजरी बॉडी का होना। तो 1935 में फिर से क्या कर दिया गया? एक आपके लिए क्या बना दी गई? एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम किया कैब ने। ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर करें, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था बोर्ड का, वो दिया गया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसके बारे में? एजुकेशन, हेल्थ एंड लैंड डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है। ये 8 अगस्त 1935 को क्या किया गया था? इस पे काम किया गया था और बोर्ड को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है। और बाद में जब पूरा काम ये प्रोसेस में आया, वो डेट थी 19 अक्टूबर 1990। अगर इसकी प्रेजेंट की मैं आपको कंपोजिशन बताऊं कि अभी प्रेजेंट में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें क्या हालात है, तो प्रेजेंट कंपोजिशन जो है बोर्ड की वो क्या है? गिवन इन एनेक्स्योर सेकंड। अभी नीचे इसमें बहुत सारे आपको टर्मिनोलॉजीज दी गई है, उनके अंदर सारी चीजें ही बताई गई हैं। ठीक है। तो ये देखिए हर साल क्या होती थी इसमें, लगभग जो पुराने 50 साल होते थे या उसके आगे के जो 5-5 साल होते थे ना, उसमें क्या होती थी? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या किया गया? लगभग 50 साल कह सकते हैं आप रिकॉर्ड रहा है हमारा। हर 5 साल में क्या आता है? पंचवर्षीय योजना नहीं आती थी जैसे, वैसे ही हर 5 साल में क्या आता था? इसकी मीटिंग होती थी। जैसे पहले 1937 में हुई, फिर 1939 में हुई, फिर उसके बाद फिर अब देखिए कितना ज़्यादा टाइम लग गया 1966 में, फिर 1959 में। अब कोई फिर यहाँ पर क्या है? लगभग कोई समय का अंतराल फिक्स नहीं है। ठीक है। इस तरीके से क्या हुई? बाद में मीटिंग्स हुई। ठीक है। मतलब कहीं पर को नियत है तो कहीं पर को नियत नहीं है। अच्छा, ये नियत क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए कई बार ऐसा फील हुआ होगा कि एजुकेशन में सुधार की जरूरत है। जैसे कि 1986 की जो पॉलिसी थी उसमें बाद में 1992 में क्या हुआ? संशोधन हुआ। तो संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है? जब पॉलिसीज में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ ना कुछ नया जोड़ना होता है, इसलिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा इसमें और क्या हुआ। ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स हैं कि इसकी वेन्यूज क्या क्या थी और चेयरमैनशिप क्या क्या थी। देखिए इसमें 48 मीटिंग क्या हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं 1935 में हुई, सिर गिरजा शंकर वाजपेयी इसके चेयरमैन थे। तो ये क्या है? आपके अलग अलग जो मीटिंग्स हुई हैं उसके क्या हैं? आपके ये चेयरमैन हैं। ठीक है। तो आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश करी कि शॉर्ट में और प्रिसाइज आपको नॉलेज दूँ। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, हम बात कर रहे थे आज किसकी? कैब की। तो मैंने कैब के बारे में आपसे बात करी और कैब क्या है? हमारी
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज कैब की। कैब है क्या हमारा, ये देखिए सबसे पुराना क्या है, हमारा एडवाइजरी बॉडी है जो कि 1920 में सबसे पहले बनी और 1923 में क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। उसके बाद में ऐसा देखा गया कि इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो 1935 में दोबारा बनाई गई। फिर इसके तहत बाद में बहुत सारे काम हुए और देखिए जब ये सबसे पहले जब एडवाइजरी बॉडी के तौर पे बनाया जाने का सोचा जा रहा था, तब सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली यूनिवर्सिटी थी वो थी कैलकटा यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट के साथ बात करी थी कि हाँ एक हमें इसकी ज़रूरत है। और जब ये हटा दी गई थी तो इसकी कमी भी खली सरकार को, इसलिए इसको दोबारा से लाना पड़ा। उसके बाद लगभग देखा गया ये किस तरीके से चली, 5-5 साल की मीटिंग या 1-1 2-2 साल के बीच में गैप, जब जब लगा कि हाँ अभी जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं पे कुछ कमी है, कुछ नया सुधार किया जा सकता है, उसके लिए इस पे काम किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, एनईपी 2020 बनी थी, तो बताइए एनसीएफ 2022 लाने का क्या मतलब था। जब उसी टाइम जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो एनसीएफ की मतलब इतनी ज़्यादा जरूरत क्या आन पड़ी थी, क्योंकि देखिए एनईपी आपने पॉलिसी को पूरा एडवांस कर दिया है, तो उसके साथ साथ आपको करिकुलम भी तो अच्छा रखना होगा, पाठ्यक्रम भी तो आपको क्या करना होगा, जो आपका पाठ्यक्रम है पूरा, जो ओवरऑल सिलेबस है, करिकुलम है, वो भी तो आपको क्या करना होगा, ब्रॉड करना होगा। ब्रॉड इन द सेंस ऑफ उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नए, जितने आपने नई चीजें कंपाइल कर दी हैं या जमाने के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। तो कैसा लगा ये सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।